एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है पार्ट 2 ऑफ 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। 18 टॉपिक्स मैंने आपको कल करा दिए थे। स्फेरिकल मिरर आखिरी टॉपिक था। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों लेंस। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है लेंस। तो लेंस में मैं आपको सबसे पहले तो रिवीजन दूंगा फॉर्मूले का। ठीक है, देखो मिरर के केस में फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन यहां पे फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। साथ ही साथ जो मैग्निफिकेशन था मिरर के केस में वो था -v/u, मैग्निफिकेशन यहां पे हो जाता है +v/u। मिरर के केस में अगर पॉजिटिव इमेज बनती थी तो वर्चुअल बोलते थे, पॉजिटिव वर्चुअल, PV पॉजिटिव वर्चुअल। यहां पे PR हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव रियल हो जाता है, प्यार हो जाता है, कह लो लेंस से प्यार हो गया है ना। तो PR प्यार, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल। तो अगर आंसर आया पॉजिटिव तो इमेज होगी अपनी रियल। ठीक है, इसके अलावा फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जहां पे बेटा R1 और R2 को विथ साइन रखना होता है ना। साइन के साथ साथ R1 और R2 को रखना होता है। तो ये वाला आपका R1 हो गया और ये वाला आपका R2 हो गया। तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया पूरा का पूरा लेंस। यहां पे लेंस में इतने ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे लेंस का फोकल लेंथ निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए बेटा एक लेंस आपको गिवन है। यहां पे मान लेते हैं रेडियस जो है R1 वो 20 गिवन है और R2 भी जो है वो 20 गिवन है। ठीक, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। आपसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ निकालो। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर यहां पे आ जाएगा म्यू माइनस 1, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है। ठीक है, तो रेज जो है वो राइट की तरफ जाएंगी ऐसे, तो राइट की तरफ पॉजिटिव माना जाएगा। अब अगर आप R1 को देखोगे तो इसका सेंटर भी राइट की तरफ है। कहां है? राइट की तरफ, यानी कि R1 को लिया जाएगा पॉजिटिव, तो R1 विल बी +20। लेकिन अगर आप बच्चों R2 को देखोगे तो R2 ऐसे है, R2 का सेंटर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी कि R2 को लिया जाएगा नेगेटिव, तो R2 हो जाएगा -20। अब लिखते हैं यहां पे वैल्यूज। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर म्यू कितना है 1.5, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2 है ना। म्यू माइनस 1 यानी कि 1.5 माइनस 1, तो दैट इज 0.5, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। अब देखो 1/R1 हो जाएगा बेटा 1/20। ठीक, माइनस करके 1/R2 में अगेन माइनस 1/R2, बिकॉज R2 इज नेगेटिव, तो यहां पे प्लस आ जाएगा और 1/20 हो जाएगा। अब इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 1/2, ये हो जाएगा आपका 2/20, 2 और 2 कैंसिल हुए, फोकल लेंथ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर सॉल्व करके। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है लेंस का क्वेश्चन जब आपको फोकल लेंथ पूछा जाए। ठीक है बेटा, यस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, पैरेलल कटिंग ऑफ लेंस। पैरेलल कटिंग मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मान लो आपके पास कोई लेंस है ना, आपने इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, आपने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। ठीक है, तो मान लो ये वाला पोर्शन आपने कट करके हटा दिया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है आपके पास? बचा हुआ पोर्शन सिर्फ इतना हो गया है ना, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बच गया। ऐसे में जहां इमेज बननी थी वहीं बनती है, क्योंकि फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। देखो रेडियस तो हमने बदला नहीं है ना, यहां पे R1, यहां पे R2, यहां पे R1, यहां पे R2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग नहीं बदल रहे हैं काटने पे। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज नहीं हो रहा है ना। चेंज हो रहा है तो बस शेप चेंज हो रहा है। शेप भी क्या, रेडियस चेंज नहीं हो रहा, बस आधा हो गया ये कट के, है ना। तो सबसे अच्छी बात जो है इसमें यह है कि फोकल लेंथ सेम रहता है, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, यानी कि जहां पे इमेज बननी थी वहीं पे बनेगी। तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि मान लो यहां पे पहले ऑब्जेक्ट था, तो रेस बेटा ऊपर से भी आ रही थी और नीचे से भी आ रही थी।
ऊपर और नीचे दोनों से रे आके यहां पे इमेज बना रही होगी, है ना। तो बहुत सारी रेज आ रही थी, ऊपर से भी आ रही थी रेज और नीचे से भी आ रही थी, है ना। ऊपर से भी आ रही थी और नीचे से भी आ रही थी रेज, उससे इमेज बन रहा था। तो इमेज का ब्राइटनेस बहुत बढ़िया था, इमेज का इंटेंसिटी बहुत बढ़िया था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अब खाली ऊपर ऊपर से ही आएंगी रेज, नीचे से नहीं आएंगी, क्योंकि नीचे तो लेंस है ही नहीं, आपने काट दिया उसको, है ना। तो इमेज की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं ब्राइटनेस कम हो जाती है। ठीक है, पैरेलल कटिंग ऑफ लेंस में इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो ब्राइटनेस जो है बेटा वो कम हो जाती है। ठीक है, डन। चलिए अब आएगा बेटा पहले परपेंडिकुलर कटिंग, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। परपेंडिकुलर कटिंग क्या होती है, देखो परपेंडिकुलर कटिंग में इस लेंस को ऐसे काटा जाता है, यहां से यूं। तो अगर इनिशियल फोकल लेंथ f था बेटा, इनिशियल फोकल लेंथ अगर f था, तो फाइनल फोकल लेंथ हो जाती है बेटा 2f, फाइनल फोकल लेंथ हो जाती है 2f, डबल हो जाती है फोकल लेंथ। और अगर इनिशियल पावर p था, तो फाइनल पावर हो जाता है p/2, पावर आधी, फोकल लेंथ डबल, बिकॉज आपको पता होगा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, है ना। तो पावर हाफ हो जाती है। लेंस को अगर आप ऐसे काट दो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काट दो, इसको काट के ऐसा बना दो, तो पावर आधी हो जाती है, पावर हाफ हो जाता है, जबकि फोकल लेंथ डबल हो जाता है ना। फोकल लेंथ बिकम्स डबल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कट इनटू पार्ट्स, फर्स्ट हॉरिजॉन्टली, पहले हॉरिजॉन्टली ऐसे काटा गया, एंड देन वर्टिकली ऐसे काटा गया। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पार्ट ए ऑफ द लेंस, ए पार्ट यानी कि ये जो डैश 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 करके दिखा रखा है ये वाला पार्ट, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा 2f, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल काटने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना, वर्टिकल काटने से 2f हो जाता है ना बेटा। तो ये वर्टिकल काटा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2f के बराबर। ठीक है, वर्टिकल काटने पे, बीच से वर्टिकल काटने पे 2f आ जाता है आंसर। ठीक है, चलिए पावर डबल और फोकल लेंथ, सॉरी पावर हाफ और फोकल लेंथ डबल। ठीक है, देखो इफ अ लेंस इज कट इनटू 2 पीसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वन पार्ट इज यूज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इमेज, देखो बेटा ऐसे था, है ना, परपेंडिकुलर काटा है तो ऐसा बनेगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इंटेंसिटी ऑफ इमेज में फर्क पड़ता है जब आप हॉरिजॉन्टली काटते हो, यानी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस काटते हो, तब आपका इंटेंसिटी ऑफ इमेज में फर्क पड़ता है। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन्स सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, यानी कि लोकेशन ऑफ इमेज वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, चलिए पावर ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला तो सब जानते हैं, पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, पावर आपको डायप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए और पावर आपको डायप्टर में मिल जाएगा। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P, it is cut into 2 symmetrical halves by plane containing principal axis, the power of one part will be, power of one part will be, तो पावर क्या रहेगा बेटा, पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी P, क्योंकि कैसे काट रहे हैं हम लोग, देखो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कैसे काट रहे हैं देखो, प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ काट रहे हो आप, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ आप काट रहे हो, ऐसे में पावर चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, तो सेम रहेगा पावर। ठीक है, तो पावर विल रिमेन P के बराबर। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, देखिए इस प्रकार से जब एक से ज्यादा लेंस होगा, है ना, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, तो जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा वो होगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्विवेलेंट बराबर
1/f1 प्लस 1/f2। और भी ज़्यादा अगर हैं तो सो ऑन लिख दीजिए आप, है ना। 1/f3 भी आ जाएगा, 1/f4 भी आ जाएगा, 1/f5 भी आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा देते नहीं एग्जाम में, 2 या फिर मैक्सिमम 3 आ सकता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यहीं पे अगर पावर की बात की जाए तो बेटा पावर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, क्योंकि पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ, है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट इज P इक्विवेलेंट, 1/f1 इज P1, 1/f2 इज P2 एंड सो ऑन। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 is put in contact with a concave lens of 25, then power of the combination is minus 1.5 diopter। तो ये तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, राइट, है ना। बिल्कुल सही है सर, कैलकुलेट करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि -1.5 आता है कि नहीं आता है। तो फॉर्मूला अपना ये है 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। यहां से पावर आ जाएगा, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। f1 है 0.4, f2 है -0.25। माइनस क्यों? क्योंकि कॉन्केव का नेगेटिव लेंगे आप, है ना। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेंगे, कॉन्केव का नेगेटिव लेंगे, तो माइनस लेंगे। सॉल्व करके बेटा ये आएगा -1.5d, मतलब असर्शन सही है, असर्शन सही है। रीजन देखो, रीजन कह रहा है P बराबर P1 प्लस P2 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बिल्कुल सही है रीजन भी, है ना। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करता है जो हमने किया वो। तो रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, क्योंकि यही तो एक्सप्लेनेशन देंगे आप जब इस चीज को समझाना चाहेंगे, तो यही एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ए, है ना। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, डन। चलो, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, ये थोड़ी देर बाद आपको कराता हूं मैं पढ़ाने के बाद, है ना। जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं अभी, ठीक है। पाथ डिफरेंस इन YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, टॉपिक नंबर 21। पाथ डिफरेंस इन YDSE। पाथ डिफरेंस इन YDSE क्या होता है भाई? देखो, पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 मिनिमा के लिए, ये मिनिमा के लिए होता है, ठीक है। n की वैल्यू यहां पे 0 से स्टार्ट होती है, n बराबर 0 रखोगे तो डेल्टा x जो है 0 मिलेगा, n बराबर 1 रखोगे तो डेल्टा x जो है वो लैम्डा मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लैम्डा मिल जाएगा, फिर आपका 3 लैम्डा मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये पाथ डिफरेंस है बेटा YDSE का, ठीक है, मैक्सिमा के लिए। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, फिर 7 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। तो ये सारे पाथ डिफरेंस है आपके मिनिमा के लिए, ठीक है। तो दिस इज पाथ डिफरेंस इन YDSE। फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से फेज डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा डाल दो तो आपको फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा डाल दो तो आपको फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे n लैम्डा डालता हूं तो देखो फेज डिफरेंस क्या मिलेगा मैक्सिमा के लिए, है ना। तो मिलेगा 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स हो गया n लैम्डा, तो लैम्डा ने लैम्डा को मारा, आंसर मिलेगा 2n पाई। तो फेज डिफरेंस होता है बेटा 2n पाई, 2n पाई। इधर फेज डिफरेंस कितना होगा देखो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा ने लैम्डा को मारा, है ना, 2 ने 2 को मारा, ठीक है। 2n माइनस 1 इंटू पाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो ये फेज डिफरेंस है फॉर मिनिमा, ये फेज डिफरेंस है फॉर मैक्सिमा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा इंटेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, है ना।
इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाता है इंटेंसिटी मिनिमम। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस मेरे को पढ़ाना था। लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो देखो ये ऐसे YDSC का सेटअप होता है ना, ये आपका सेटअप हो गया YDSC का। ठीक है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, y बराबर 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। बाकी y की जो वैल्यू होती है कि मैक्सिमा के लिए मिनिमा के लिए जो y की वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी। कैपिटल D क्या है? स्क्रीन का सेपरेशन, और स्मॉल d क्या है बेटा? दो स्लिट्स के बीच की दूरी, दो स्लिट्स के बीच की दूरी, है ना। तो कैपिटल D है स्क्रीन का सेपरेशन और स्मॉल d है दो स्लिट्स के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मान लो तुमको लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या? मैक्सिमा के लिए डेल्टा x बराबर n लैम्डा, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n बराबर 1 रखोगे तो डेल्टा x बराबर लैम्डा मिलेगा। तो यहां पे डाल दो डेल्टा x के जगह पे लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी आ जाएगी y बराबर लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, लैम्डा डी बाई डी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कोई भी मैक्सिमा निकालने के लिए, कोई भी मिनिमा निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मेरे को फिफ्थ मिनिमा की दूरी निकालनी है, फिफ्थ मिनिमा। ठीक है, तो पहले डेल्टा x निकाल लो। डेल्टा x का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसमें n बराबर 5 रख दो, n बराबर 5 रख दो, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9, 9 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 9 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अब ये आया मेरा डेल्टा x। अब y कैसे निकलेगा? y यानी कि दूरी कैसे निकलेगी? तो डेल्टा x में d बाई डी कर दो, तो 9 लैम्डा बाई 2 d बाई डी, ये दूरी हो गई फिफ्थ मिनिमा की। ठीक है, तो कोई भी मिनिमा की दूरी आप निकाल सकते हो, कोई भी मैक्सिमा की दूरी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी कहलाती है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी या फिर दो मिनिमा के बीच की दूरी, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज द आंसर। ठीक है, चलिए। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved, separation between coherent sources मतलब D को half करना है, and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, यानी कि कैपिटल D को डबल करना है, स्मॉल d को हाफ करना है, कैपिटल D को डबल करना है, then fringe width becomes, तो बेटा fringe width बीटा का फॉर्मूला है लैम्डा d बाई स्मॉल d, है ना। d को डबल किया, स्मॉल d को हाफ किया, तो बेटा देखो 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। d को डबल, स्मॉल d को हाफ, तो ये बनेगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बीटा हो जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ इज बीटा, इफ एंटायर अरेंजमेंट इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द फ्रिंज विड्थ विल बिकम। तो देखो बीटा बराबर होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप इसको डुबा देंगे तो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा, यानी कि बीटा भी डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा, है ना। वेवलेंथ जो है वो डिवाइडेड बाई म्यू हो जाता है किसी भी मीडियम में ले जाने के बाद, है ना। वेवलेंथ बिकम्स डिवाइडेड बाई म्यू, तो बीटा विल ऑल्सो बिकम डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, तो बीटा बाई म्यू इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बेटा दो ही फॉर्मूले हैं। मिनिमा के लिए होता है a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए होता है a साइन थीटा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, मिनिमा के लिए a साइन थीटा बराबर n लैम्डा और मैक्सिमा के लिए a साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इससे आता है ना। देखो क्या क्वेश्चन आता है, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट विड्थ a, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। फर्स्ट मिनिमम, देखो मिनिमम का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि a साइन थीटा बराबर फर्स्ट मिनिमम, तो n के जगह पे 1, तो यहां पे सीधा सीधा लैम्डा, है ना। तो कितने डिग्री पे बोल रहा है? 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा साइन 30 बराबर लैम्डा बाई a। सही है,
फर्स्ट मिनिमम का कंडीशन सही लगाया मैंने, बिल्कुल सही लगाया सर। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज यूज्ड, है ना। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मतलब n बराबर यहां पे 1 मैक्सिमा में रखना पड़ेगा। अब n बराबर 1 अब मैक्सिमा में रखना पड़ेगा, तो पूछ रहा है कितने एंगल पे आएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा a sin थीटा बराबर n के जगह पे 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 इंटू a इधर ले आओ आप, है ना, a को इधर से इधर ले जाओ। अब देखो लैम्डा बाई a इज साइन 30, साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये लैम्डा बाई a हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 हो गया, 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/4, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, सी विल बी द आंसर, ठीक है, सी विल बी द आंसर। सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, है ना। फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी में मैक्सिमम, कोई बड़ी बात नहीं। सेकेंडरी मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद है वो, इसलिए उसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहा है ना, लेकिन है वो फर्स्ट मैक्सिमा, उसके लिए n बराबर 1 डालेंगे, तो सेंट्रल के बाद वाले को सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट है तो n बराबर 1 डालेंगे। ओके बेटा, यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए, पोलराइजेशन मैलस लॉ। मैलस लॉ क्या कहता है बेटा, देखो मान लो यहां पे इंटेंसिटी I0 है, तो पोलराइजर से गुजरने के बाद वो इंटेंसिटी हो जाती है I0/2, और जब एनालाइजर थीटा एंगल पे लगाया जाता है तो इंटेंसिटी हो जाती है I0/2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल पे जब लगाया जाता है तो इंटेंसिटी हो जाती है I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे I0 थी, यहां पे I0/2 हो गई, यहां पे I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो गई। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत सारी डायरेक्शन में थी उनका एक डायरेक्शन में आ जाना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में थी, बट यहां पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बच गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बच जाना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन देखो, टू पोलराइड्स P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा क्या, देखो ये मान लो आपका P1 रखा हुआ है ऐसे, है ना, और जो P2 है आपका वो रखा हुआ है ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एक्सेस दोनों का देखो परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, है ना, बिल्कुल सर। हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, ये अपना P1 है और ये अपना P2 है। अनपोलराइज्ड लाइट I0 यहां से इंसिडेंट होता है, I0 यहां से इंसिडेंट होता है। अ थर्ड पोलराइड इज P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 विथ P1। अब यहां पे एक थर्ड है जो ऐसे रखा हुआ है किसी एंगल पे, और वो एंगल है बेटा 45। किसके साथ 45 है, P1 के साथ, है ना। तो ये P1 की एक्सिस हो गई, ये देखो ये P1 की एक्सिस हो गई, इसके साथ में 45 डिग्री बना रहा है। अच्छा P2 के साथ भी तो 45 ही बनाएगा ना, P2 हॉरिजॉन्टल है, सोचो ना, एक लाइन है, ये वर्टिकल के साथ 45 बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो 45 बनाएगी, है ना, तो इधर भी ये 45 ही बनाएगा। तो ये इसके साथ भी 45 बना रहा है, ये इसके साथ भी 45 बना रहा है। अब देखो क्या निकालना है मेरे को, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 इज, P2 से कितना इंटेंसिटी निकलेगा, है ना। देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहां पे I0 आया, है ना, तो इससे गुजरने के बाद कितना बचेगा, ये I0/2, ठीक है। अब इसके और इसके एंगल के बीच में कितना एंगल है, इसके और इसके बीच में कितना एंगल है 45, तो जब इससे गुजरेगा तो यहां पे आप लिखेंगे I0/2 cos स्क्वायर 45। cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, तो ये बनेगा I0/4, I0/4, सही बोल रहा हूं, है ना, I0/4 बन जाएगा। cos स्क्वायर 45 इज 1/2,
1/2 मल्टीप्लाई करेंगे I0/4 बन जाएगा, ठीक है, I0/4 बन गया। अब इसके और इसके एक्सिस के बीच में भी कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो इससे जब बाहर निकलेगा तो ये बनेगा I0/4 अगेन cos स्क्वायर 45, है ना। इनिशियल इंटेंसिटी I0/4 है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन cos स्क्वायर 45। अब अगेन cos स्क्वायर 45 कितना, 1/2, तो 1/2 करने से ये कितना हो जाएगा, I0/8। तो मेरे ख्याल से तो करेक्ट आंसर आना चाहिए I0/8। चेक कर लो आप लोग एक बार, चेक कर लो आप लोग एक बार। इसका I0 का हाफ हो गया, है ना, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 45 हो गया विच इज हाफ, तो I0/4, फिर cos स्क्वायर 45 होगा तो I0/8, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि सर इनके और इनके बीच में तो 90 डिग्री है तो फॉर्मूले में 90 डाल दूं, नहीं, इसके और इसके बीच का एंगल 45 है, सक्सेसिव एंगल दिखते हैं, और इसके बीच का एंगल भी 45 है ना, तो दोनों में 45 45 ही आएगा, ठीक है। तो I0/8 देखो आंसर आ रहा है। 24वां टॉपिक है बेटा रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, दो पास पास की चीजें अलग अलग अगर दिखाई दे रही हैं तो फुली रिजॉल्व है ना, इस तरीके से दिखाई दे रही है तो जस्ट रिजॉल्व है, और अगर दोनों एक ही नजर आ रहा है तो अनरिजॉल्व है ना। जैसे बहुत बूढ़े जब हो जाते हैं लोग, है ना, हमारे दादा नाना लोग, नानी लोग, तो मान लो चिंटू और मिंटू दो पोते हैं उनके, दोनों जाके खड़े हो गए, तो दादाजी को चिंटू मिंटू दोनों एक ही दिखाई देते हैं, है ना, कि अरे चिंटू बस तुम आए हो, मिंटू क्यों नहीं आया। तो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, दो ऑब्जेक्ट को एक ही समझ रहे हैं वो, है ना, जस्ट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की वो है कि भाई कितना मिनिमम डिस्टेंस को वो रिजॉल्व कर पाता है, अलग अलग दिखा पाता है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर 1/Δd, डेल्टा डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इज गिवन बाय 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। वैसे थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आता है ये कि भाई रिजॉल्विंग पावर म्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स 4000 एंड 6000 इज, तो रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। सही बोल रहा हूं क्या, इनवर्स है ना, इनवर्स का रिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 मिल जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका 6000, यहां पे आ जाएगा आपका 4000, सॉल्व करोगे 3/2 इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रिजॉल्विंग पावर। सिमिलरली रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन 1.22 लैम्डा, ए अपॉन 1.22 लैम्डा। ए क्या है बेटा, टेलीस्कोप का जो अपर्चर होता है, ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है उसका डायमीटर है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव कह लो आप, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर इज ए अपॉन 1.22 लैम्डा। एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप वेवलेंथ इतना इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सिंपल कैलकुलेशन है, एंगुलर रेजोल्यूशन है ना, तो ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ए की वैल्यू डाल दो, 1.22 डाल दो, लैम्डा की वैल्यू डाल दो, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का आएगा, कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है, ए अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। कई बार लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो वो डी थीटा को बोलते हैं। तो अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेगा तो डी थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1.22 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेगा तो डी थीटा लेते हैं, तो रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन डी थीटा, है ना, तो डी थीटा विल बी 1 अपॉन रिजॉल्विंग पावर। तो अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछे तो 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, उल्टा, ठीक है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया अपना। डुअल नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्या क्या फोटोन की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, देखिए फोटोन की एक प्रॉपर्टी ये है भाई कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc बाय लैम्डा। फोटोन की दूसरी प्रॉपर्टी है मोमेंटम ऑफ फोटोन, h बाय लैम्डा, ठीक है, एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा और मोमेंटम बराबर h बाय लैम्डा। यहां पे जब h की वैल्यू डाली जाए, c की वैल्यू डाली जाए और कैलकुलेट किया जाए
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर आता है E बराबर 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कर लो आप, या फिर 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर कर लो। दोनों ही फॉर्मूले जो हैं वो सही हैं, है ना, दोनों ही फॉर्मूले आपके परफेक्ट हैं बेटा। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों आर परफेक्ट, बोथ आर परफेक्ट, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बराबर व्हाट, पावर को लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना, और एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। पावर को लिखा है आई इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और ई को लिखा है एच सी बाई लैम्डा, है ना, तो एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी, या फिर सीधा सीधा पावर अपॉन एनर्जी, पावर ऑफ लाइट अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप सभी को पता है, जब किसी सरफेस पे लाइट गिराई जाती है ना, ऐसे लाइट गिराई जाती है, तो मान लीजिए लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी एच न्यू हो जाएगी, या फिर वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो जब लाइट गिराई जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं के मैक्स के साथ, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी के साथ, और के मैक्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन को लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। साथ ही साथ इसको ऐसा भी लिख सकते हो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हो। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन। डन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times in the first case, सेकेंड केस में 3 टाइम्स एनर्जी मिल रही है फर्स्ट केस के बनिस्पत, है ना, सेकेंड वाले में 3 टाइम्स एनर्जी मिल रही है, तो बताइए वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बढ़िया से सॉल्व करके समझाता हूं। पहले केस में लाइट जो गिर रही है वो लैम्डा वेवलेंथ की है ना, लैम्डा वेवलेंथ, और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा है वो के है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ रहा है वो के है। सेकेंड केस में ये वेवलेंथ हो जाता है लैम्डा बाई 2 और 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलती है 3 के। दोनों केसेस में वर्क फंक्शन सेम रहेगा, वर्क फंक्शन W, ठीक है। तो हमको बताना है वर्क फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वर्क फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो देखो सबसे पहले इस सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, सही है। एच सी बाई लैम्डा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन और W हो गया वर्क फंक्शन, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए क्या लिखूंगा, देखो काइनेटिक एनर्जी 3K हो जाएगा, ये बनेगा एच सी बाई लैम्डा बाई 2, यहां पे लैम्डा बाई 2 है तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस वर्क फंक्शन, है ना, 2 चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा है बेटा कि एक गाना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना, वही गाना गाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि मेरे को वर्क फंक्शन चाहिए लैम्डा के टर्म्स में, तो 3K और K का कोई काम नहीं है, तो K को कुछ भी करके एलिमिनेट करना है, K को आपको हटाना पड़ेगा कुछ भी करके। कैसे हटाओगे बेटा K को? K को हटाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पे 3K है ना, कुछ भी करके यहां भी 3K ले आओ। कैसे लाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, अब घटा देना, कैंसिल हो जाएगा, है ना।
तो 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें तो होगा नहीं, पूरे में होगा, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है। तो 3k माइनस 3k हो गया आपका 0 बराबर 3hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा हो गया hc बाय लैम्डा माइनस 3w और यहां पे प्लस w, कितना आ जाएगा बेटा माइनस 2w, राइट, माइनस 2w। तो w बराबर आ जाएगा hc बाई 2 लैम्डा। ये आपका आंसर है, वर्क फंक्शन बराबर hc बाई 2 लैम्डा, hc बाई 2 लैम्डा, है ना। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको करवाया, एकदम जरा सा कैलकुलेशन है। 3 से मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है, 3 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल PYQ में देखे गए हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। यस, ये पता नहीं इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन क्यों दे रखा है यहाँ पे, हमने तो इसको एक स्टेप में सॉल्व कर दिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाई सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर इतना। देखो अभी अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर होता है पावर अपॉन एनर्जी, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी, ठीक है। पावर पता है क्या बेटा अपने को? हाँ सर, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन एनर्जी पता है क्या? नहीं पता। अब एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का दो तरीका है, एक तो आप hc बाय लैम्डा कर लो, hc बाय लैम्डा करने जाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा, h की वैल्यू डालोगे, c की वैल्यू डालोगे, है ना, लैम्डा की वैल्यू डालोगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरे को आंसर चाहिए जूल में, क्योंकि ये वॉट है तो ये जूल में होना चाहिए। अब मेरे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला है ये वाला 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, बट इससे आंसर मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेरे को चाहिए जूल में, इससे आंसर मिलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं क्या करूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लूंगा, फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो ये स्मार्ट मेथड है, इसमें एच वेच की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। तो 1240 अपॉन लैम्डा हो गया 600, ये आएगा लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग कितना आ जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 10 की पावर माइनस 19 से, 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 10 की पावर माइनस 19। क्यों करेंगे सर ऐसा? जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जूल में आ जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब इस जूल वाली एनर्जी को यहां पे डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ऊपर हो गया 3.3 10 की पावर माइनस 3, नीचे हो गया 3.2 10 की पावर माइनस 19, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा 10 की पावर 16, है ना बच्चों, 10 की पावर 16 इज द आंसर। खत्म, डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए। Light of wavelength 4000 angstrom is incident on sodium surface for which threshold wavelength of photoelectrons is 5420 angstrom. Threshold wavelength given है, वर्क फंक्शन पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। तो वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगा सिंपली 12400 अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल आपको कैलकुलेट करना है 12400 अपॉन 5420 जो भी है ना। तो 2.28 2.29 के आसपास आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करना है बेटा एंड यू आर डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलिए मैटर वेव्स अगला टॉपिक है, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो पार्टिकल का वेव नेचर यहां पे लिया जाता है, पार्टिकल्स का वेव नेचर यहां पे लिया जाता है। तो पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो दिया जाता है h/p इस फॉर्मूले से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको, h/p इज द फॉर्मूला, ठीक है। h/p, p को और क्या लिख सकते हैं पता है बेटा, 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, है ना। और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यही लैम्डा लिखा जाएगा h/√2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, q इंटू वी, q इंटू वी। अब अगर यहां पे h की वैल्यू डाल दी जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए,
तो ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए बन जाएगा क्या? बिल्कुल। तो हमने जेई के बच्चे को बुलाया, उसको 10 रुपए का नोट पकड़ाया और बोला कि भाई ऐसा कर, यहाँ पे एच की वैल्यू डाल दे, एम की वैल्यू डाल दे, क्यू की वैल्यू डाल दे और हमको कैलकुलेट करके बता दे कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा। तो जेई का बच्चा कहता ठीक है सर, 10 रुपए के लिए कर दूंगा। आंसर है 12.3 अपॉन रूट वी। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद करना है आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है बच्चों, ये याद करना है आपको ये। तो 12.3 अपॉन अंडर रूट वी। ओके, यहां पे वी को रखना है वोल्ट में और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ रहेगा एंगस्ट्रॉम में। वेवलेंथ आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। सेम चीज जब प्रोटॉन के लिए करी गई, यानी कि इस फॉर्मूले में जब प्रोटॉन का मास डाला गया, प्रोटॉन का चार्ज डाला गया और एच की वैल्यू डाली गई, तो आंसर आया बेटा 0.286 अपॉन रूट वी। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.3 अपॉन रूट वी, प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन रूट वी। और सेम चीज जब करी गई अल्फा पार्टिकल के लिए तो आंसर आता है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स आपको जो है रिमेंबर करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा। चलो, तो ये तीनों रिजल्ट्स आप याद रखना। आइडिया ऑफ मैटर वेव्स वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली, है ना, डी ब्रॉगली ने दिया था, बिल्कुल। Electrons used in electron microscope are accelerated by a voltage 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would. देखो, de Broglie wavelength is inversely proportional to under root v, है ना, 12.23 डिवाइडेड बाई रूट वी, तो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हो गया रूट वी के। अभी मैं 25 से 100 कर रहा हूं वोल्टेज को, यानी कि 4 गुना बढ़ा रहा हूं, 4 गुना, तो यहां पे 4 का फैक्टर आएगा, 4 का फैक्टर आएगा। और 1 अपॉन रूट 4 कितना होता है? 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा डिक्रीज बाई 2 टाइम्स, है ना बेटा। 1 अपॉन रूट 4 कितना होता है? 1 अपॉन 2, तो यहां पे 1 अपॉन 2 का फैक्टर आ रहा है, यानी कि डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 2 टाइम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, रेडियस एंड स्पीड। तो यार देखो, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला होता है 2.2 इंटू 10 की पावर -6 z बाई एन, मीटर पर सेकेंड, ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n, है ना। इन बोर मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज r0, What will be the radius of the third orbit? बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r0 है, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? तो देखो, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है रेडियस, है ना, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं r2 अपॉन r1 बराबर n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। r2 यानी कि थर्ड ऑर्बिट का, ठीक है, अपॉन r1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का, बराबर थर्ड ऑर्बिट का यानी कि 3 अपॉन 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 3 3 जा 9, तो r2 बराबर 9 टाइम्स r1। ठीक है, 3 3 जा 9, तो r2 बराबर 9 टाइम्स r1। डन? यस, रेडियस का फॉर्मूला डन, रेडियस के फॉर्मूले पे क्वेश्चन डन। चलिए, बहुत बढ़िया। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बेटा? तो टोटल एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो होता है -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पेन चलना बंद हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा चार्ज कर लेने दो इसको, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा तो सही चलेगा, है ना, बस एक सेकेंड रुक जाइए। तो -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये होता है टोटल एनर्जी। वहीं पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो -27.2 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो 13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए, ये है कुछ एनर्जी गैप जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जी गैप्स आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट से सेकंड तक जाने में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है, फर्स्ट से थर्ड तक जाने में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट से फोर्थ तक जाने में 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
वहीं पे आप देखेंगे तो 2 से 3 में 1.89 का गैप है, 3 से 4 में 0.66 का गैप है। तो ऐसे सारे एनर्जी गैप आपको याद होने चाहिए। n बराबर 1 की एनर्जी है -13.6, n बराबर 2 की एनर्जी है -3.4, n बराबर 3 की एनर्जी है -1.51, n बराबर 4 की एनर्जी है -0.85। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो इट विल कम वेरी हैंडी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी टेबल से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल n बराबर 4 तक ही पूछे जाते हैं, n बराबर 1 से n बराबर 4 तक। तो अगर एनर्जी गैप वगैरह याद रहेगा तो आंसर आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। मैं अभी आपको एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, है ना, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, वही एक्साइटेशन एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे फाइनल 3.4 है, इनिशियल 13.6 है, दोनों को घटाओगे तो 10.2 आ जाएगा, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, सही बात है, इतना ही होता है। When its electron is in the first excited state, excitation energy is। अब मैंने आपको बोला ना कि अगर टेबल याद है, अगर जो टेबल मैंने दिखाया वो याद है, तो कई क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही चुटकियों में आंसर कर दोगे, जैसे कि ये। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n बराबर 2, तो यहां से यहां तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2, दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। नहीं भी याद है अगर गैप, तो फिर क्या करोगे, यहां की एनर्जी माइनस यहां की एनर्जी करोगे, यानी कि आप लिखोगे फाइनल एनर्जी हो गया -3.4 माइनस इनिशियल एनर्जी हो गया -13.6। दोनों को घटाओगे तो भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लेकिन अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है ना, याद रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बताओ, अगर बोले कि n बराबर 2 से 3 पे एक्साइट करना है तो कितनी होगी एक्साइटेशन एनर्जी, कितनी होगी 1.89, 3 से 4 में 0.66, 1 से सीधा 3 कितना 12.1, 1 से सीधा 4 कितना 12.8। तो ये सारी वैल्यूज याद रहेंगी तो बड़ा बढ़िया रहेगा, अच्छी बात रहेगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, साइड से हट जाता हूं मैं जल्दी से। वैसे आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा, है ना, कंप्लीट पीडीएफ यू विल गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का मतलब होता है बेटा, देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है -13.6 Z², है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए। इसको उठा के सीधा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भेज दो, वहां की एनर्जी होती है 0। यहां से उठा के सीधा बाहर निकाल दो इलेक्ट्रॉन को, है ना, सीधा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ले जाओ, वहां की एनर्जी होती है 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी पता है कितनी मिलेगी, फाइनल एनर्जी 0 माइनस इनिशियल एनर्जी -13.6 Z², तो ये आ जाता है आपका 13.6 Z²। इसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, 13.6 Z², इसको बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर Z बराबर 1 है, हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन है, तो Z बराबर 1 होगा, तो ई आयनाइजेशन कितना आ जाएगा 13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम प्लस है मान लो, तो Z बराबर 2 रख देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 54.4 समथिंग आता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट या फॉर्मूला याद रखो 13.6 Z², ठीक है, यस। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स टू एमिट रेडिएशंस ऑफ 6 वेवलेंथ्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन करस्पॉन्ड्स टू ट्रांजिशन बिटवीन। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलता है जब एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको तब मिलेगा जब एनर्जी मिनिमम होगी। इसमें एक बात कही गई है कि ऊपर से नीचे आने में 6 वेवलेंथ निकल रहा है। बेटा आपको पता है क्या, जब 1 2 3 4 है ना, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अगर सैंपल में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पे होता है तो ये नीचे आने में 6 वेवलेंथ निकालता है। उसका फॉर्मूला क्या है सर, n n-1 डिवाइडेड बाई 2,
n के जगह 4 डालो, क्योंकि 4 से नीचे आना है ना, n के जगह आप 4 डालो, 4 माइनस 1/2 करो, देखो 6 आ जाएगा। तो 6 वेवलेंथ निकाल रहा है, मतलब n बराबर 4 पे है पार्टिकल। अब n बराबर 4 से ऐसे भी नीचे आ सकता है, ऐसे भी नीचे आ सकता है, ऐसे भी नीचे आ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं नीचे आने के। तो मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा? जब एनर्जी गैप मिनिमम होगा। एनर्जी गैप मिनिमम होता है बेटा 4 से 3 का, 4 से 3 का, बहुत छोटा एनर्जी गैप होता है, 0.66 के आसपास। ये मैं आपको टेबल में देखो बता चुका हूं, इसीलिए बोल रहा हूं टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 से 3 का एनर्जी गैप 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत छोटा गैप है। तो छोटा एनर्जी मतलब ज्यादा वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी बराबर hc/λ, इनवर्स है ना। तो एनर्जी वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, तो सबसे छोटा एनर्जी 4 से 3 में है। तो इसीलिए हमारा आंसर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए होगा 4 से 3। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमारा आंसर होगा बेटा 4 से 3। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस टाइप का बनेगा डायग्राम, ठीक है, वही डायग्राम जो मैंने आपको दे रखा है, सेम चीज है बेटा, है ना। 4 से 3 में एनर्जी गैप सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए रिडबर्ग इक्वेशन, ये है आपका रिडबर्ग इक्वेशन, 1/λ बराबर r टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें n1 n2 की वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो आपको वेवलेंथ वगैरह मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी टू ग्राउंड लेवल। 5th यानी कि n बराबर 5 है ना, ग्राउंड लेवल यानी कि n बराबर 1। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना रिडबर्ग का, r 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, है ना। एक्चुअली ये n स्मॉलर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉलर और यहाँ पे लार्जर, n स्मॉलर माइनस n लार्जर। ठीक है, तो n स्मॉलर की जगह पे 1 डाल दोगे, n लार्जर की जगह पे 5 डाल दोगे, 24/25 r आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 24/24 r। चलो एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें बेटा, तो लाइमन सीरीज में n बराबर 1 पे एंड होता है, बामर सीरीज में n बराबर 2 पे एंड होता है, पाश्चन में n बराबर 3 पे एंड होता है, ब्रैकेट में जो है n बराबर 4 पे एंड होता है, और ये एंड होता है आपका n बराबर 5 पे। ठीक है, पहला वाला आपका अल्ट्रावायलेट होता है, ये वाला आपका विजिबल होता है, विजिबल, और ये सब आपके इंफ्रारेड होते हैं, बाकी तीनों इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। ठीक है, पहला वाला यूवी, दूसरा वाला विजिबल, फिर बाकी तीनों इंफ्रारेड। ठीक है, टोटल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस n(n-1/2), वही जो बता रहा था ना मैं, n बराबर 4 से कितने डिफरेंट फोटॉन्स निकलेंगे, तो n(n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टोटल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन 7th शेल इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम रिटर्न्स टू 2nd शेल। देखो आप लाइन कितना है वो गिन लो, 2nd से 7th, तो ये हो गया 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। कितनी लाइंस इन्वॉल्व है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइंस हैं। तो आपको लिखना है 6 माइनस 1/2, इतने डिफरेंट फोटॉन्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 या 15 लाइंस मिलेंगी, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, कितनी लाइंस इन्वॉल्व हैं, कितनी लाइंस ऑक्यूपाइड हैं, उसको लेना होता है, क्योंकि 7 से 1 पे नहीं जा रहा ना ये। अगर 7 से 1 पे जाता तो सीधा n बराबर 7 रखते, लेकिन ये तो 7 से 2 पे जा रहा है, तो एक लाइन कम हो गई, एक लाइन जो है कम हो गई, तो n बराबर हम लोग 6 रखेंगे, ना कि 7 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 6 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 15। ठीक है, चलिए न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है r बराबर r0 a की पावर 1/3, r बराबर r0 a की पावर 1/3, जहां पे r0 की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। हालांकि r0 काम नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में रेशियो निकालना होता है, तो r0 जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम रेशियो ही निकालते हैं, और रेशियो निकालने में r0 जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो r बराबर r0 a की पावर 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या आता है। अच्छा, ए क्या है? मास नंबर, राइट। ए एक्स जेड जो नहीं लिखते आप, ए एक्स जेड, तो ए इज द मास नंबर, ठीक है ना। मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4, सल्फर इज 32। रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम बाय अ फैक्टर ऑफ। कितने फैक्टर से सल्फर का रेडियस ज्यादा होगा? तो रेडियस बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना। तो रेडियस ऑफ सल्फर अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम बराबर आर नॉट ए कितना हो जाएगा सल्फर का 32 अपॉन आर नॉट ए कितना हो जाएगा हीलियम का 4 पावर 1/3। आर नॉट कैंसिल, आर नॉट और आर नॉट कैंसिल, ये बन जाएगा बेटा 8, है ना। 4 8 जा 32। 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? अब 8 की पावर 1/3 हो जाएगा बेटा 2, है ना। 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर, है ना। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं बस, है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ। तो अगला टॉपिक है बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी निकालने के लिए करना होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मास अपॉन वॉल्यूम जब आप करते हैं बेटा, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो। वैसे तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी कितना होता है, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप देख लो, है ना। मास लिखने के लिए देखो क्या करोगे आप, A इंटू एम पी, ये देखो A मल्टीप्लाइड बाई एम पी। ये क्या है सर, मैं बताता हूं। देखो, A है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कैपिटल A का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मल्टीप्लाइड बाई अपन मास ऑफ प्रोटॉन कर रहे हैं, अज्यूमिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है लगभग, है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो A एम पी से आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्फेरिकल मानते हुए 4/3 पाई आर क्यूब। जब ये कैलकुलेट किया जाता है ना बेटा, तो A जो है ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि R को आप लिखोगे आर नॉट ए की पावर 1/3, तो A जो है ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। याद यही रखना है कि A के इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, A पे डिपेंड नहीं करता है, और वैल्यू होती है 10 की पावर 17 के ऑर्डर में, वैल्यू होती है 10 की पावर 17 के ऑर्डर में। तो ये दो चीजें याद रखनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, पहली बात। दूसरी बात, ये 10 की पावर 17 के ऑर्डर में है, 10 की पावर 17 के ऑर्डर में है, ठीक है।
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट मतलब होता है बेटा थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, ठीक है। और जब आप मास डिफेक्ट इंटू 931.5 कर देते हो तो आपको मिल जाता है बाइंडिंग एनर्जी। इसको रखना होता है AMU में और बाइंडिंग एनर्जी मिलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा M इंटू 931.5 MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर से आता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई 931.5 करने से बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। और डेल्टा M होना चाहिए आपका AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज इतना। ये देखो मास डिफेक्ट गिवन है AMU में, है ना। तो एनर्जी लिबरेटेड पर यू, ये पर यू लिख के खेल कर दिया इस क्वेश्चन ने। हीलियम बन रहा है बेटा, तो कितने यू होंगे, कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, राइट, 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो एनर्जी निकाल के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पर यू बोल रहा है वो। तो एनर्जी निकाल के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सारा खेला इस क्वेश्चन का ये पर यू में ही था। अब देखो करना क्या है, अपने को पता है कि बाइंडिंग एनर्जी यानी कि एनर्जी लिबरेटेड विल बी डेल्टा M इंटू 931.5, है ना। तो डेल्टा M कितना है 0.02866 इंटू 931 कर दो आप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 931 से तो 26.7 आता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 26.7 आता है। उसको 4 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि पर AMU पूछ रहा है, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं हीलियम के पास, तो पर AMU मतलब डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 4 करने से 6.675 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी अभी पढ़ा ही दिया मैंने आपको। बाइंडिंग एनर्जी कई बार आपको कुछ मान लो रिएक्टेंट गिवन है, कुछ प्रोडक्ट गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंपॉर्टेंट है, पर न्यूक्लियॉन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 and 7 mega electron volt respectively. When 2 deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is, 2 ड्यूटेरियम मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, एक हीलियम बना रहे हैं। रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये देखो ये ड्यूटेरियम हो गया, ये एक ड्यूटेरियम हो गया, ये एक हीलियम हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट में हीलियम बन रहा है और रिएक्टेंट में ये दोनों है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट का कितना लिखोगे आप, हीलियम का 7 गिवन है, देखो 7 गिवन है, बट वो पर न्यूक्लियॉन है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है बेटा, ड्यूटेरियम, यहां पे 2 यहां पे 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाइड बाई 1.1, मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा 1.1। अब ये हो जाएगा देखो 28, 7 चौक 28, माइनस ये हो जाएगा लगभग 4.4, दोनों को जब आप घटाएंगे आंसर आएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यस बेटा, तो ये हो गया आपका आंसर। रेडियो एक्टिविटी, है ना। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि भाई जो ग्राफ बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर का, वो कुछ ऐसा सा बनता है, ऐसे डिग 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 ऊपर जाता है, फिर ऐसे डिग 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 नीचे जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, किसकी है वो,
आयरन की, ठीक है, तो आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आयरन के लिए है। फेरस, ठीक है, आयरन है सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इधर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, बाइंडिंग एनर्जी कम है तो दे आर अनस्टेबल, और उनमें होता है बेटा रेडियो एक्टिव डिके, उनमें होने लग जाता है रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। अब ये डिके सबसे पहले तो आपको दिखा दूं 3 टाइप के रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके, बीटा प्लस डिके एंड गामा डिके, 4 टाइप के हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं अल्फा डिके। अल्फा डिके में आखिर होता क्या है। देखो अल्फा डिके में क्या होता है बेटा, मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है X, ठीक है, ये अनस्टेबल है, ठीक। स्टेबल होने के लिए ये एक अल्फा पार्टिकल निकाल देता है बाहर, 2He4 बाहर निकाल देता है ना, 2He4 को ये बाहर निकाल देता है। तो अगर बैलेंस किया जाए प्रोटॉन्स को और न्यूक्लियॉन्स को तो क्या मिलेगा, यहां पे Z था, 2 निकल गया तो यहां बचेगा Z-2, यहां A था, 4 निकल गया तो यहां बचेगा A-4। तो ये है आपका अल्फा डिके, ये है आपका बेटा अल्फा डिके, ठीक है। Z में कितने की कमी आ जाती है, 2 की, और A में कितने की कमी आ जाती है, 4 की, तो Z-2 हो जाता है और A-4 हो जाता है। डन। अब मैं आपको बताता हूं बीटा माइनस डिके में क्या होता है। बीटा माइनस डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। एक्चुअली एक न्यूट्रॉन होता है जो टूटता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, ये AXZ हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल लिया यहां से, ये इलेक्ट्रॉन निकल लिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक न्यूट्रॉन गया, न्यूट्रॉन टूटा और एक प्रोटॉन बना, है ना, एक प्रोटॉन बना। तो जो A है ना वो सेम रहता है, क्योंकि एक चीज जा रही है एक चीज आ रही है। A बताता है टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, तो एक न्यूट्रॉन जा रहा है एक प्रोटॉन आ रहा है, तो A विल रिमेन सेम, A विल रिमेन सेम। लेकिन यहां पे Z में क्या होता है, +1 हो जाता है, Z+1 हो जाता है, क्योंकि एक नया प्रोटॉन आया भी तो है ना। न्यूट्रॉन गया प्रोटॉन आया तो A सेम रह गया, लेकिन एक नया प्रोटॉन आया तो Z+1 हो जाता है। और साथ में यहां पे निकलते हैं बेटा एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। साथ में क्या निकलते हैं बेटा, एंटी न्यूट्रिनो भी निकल जाते हैं, ठीक है। वो कुछ फोटॉन्स होते हैं जो आपको जिसके डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ एनर्जी लेके वो एंटी न्यूट्रिनो निकल जाते हैं, इतना याद रखिए आप, ठीक है। तो बीटा माइनस डिके में यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन में Z+1 हो जाता है और A जो है वो सेम रह जाता है, Z+1 और A जो है आपका सेम, ठीक है, Z+1 हो जाता है और A जो है आपका सेम रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बीटा प्लस डिके। इसमें बेटा पॉजिट्रॉन एमिशन होता है, क्या, पॉजिट्रॉन। तो मान लो ये AXZ है ना, इसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, तो देखते हैं Y क्या बनेगा, है ना। पॉजिट्रॉन के निकलने का भी एक तरीका है, तरीका यह है कि इसमें एक प्रोटॉन टूटता है एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। प्रोटॉन टूट गया, है ना, न्यूट्रॉन बना, तो A विल रिमेन सेम, एक गया एक आया, है ना, तो A तो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन गया, एक प्रोटॉन गया, तो Z में -1 कर देंगे, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, तो Z में -1 कर देंगे और यहां पे बनता है बेटा न्यूट्रिनो। उसमें था एंटी न्यूट्रिनो, इसमें है आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। तो बीटा प्लस डिके में Z-1, बीटा माइनस डिके में Z+1, ऐसे उल्टा होता है, ऐसा करके याद कर लो कि बीटा माइनस डिके होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो Z+1, बीटा प्लस डिके होगा तो Z-1, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गामा डिके। तो गामा डिके बस ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूं, इसमें ना तो A चेंज होता है ना तो Z चेंज होता है, दोनों चीजें सेम रहती हैं, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का रिकॉन्फिगरेशन हो जाता है
बाकी ए का कोई चेंज नहीं होता, जेड का कोई चेंज नहीं होता गामा डिके में, ठीक है। सिर्फ कुछ फोटॉन्स निकलते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो ए भी सेम रहता है गामा डिके में, लिख देता हूं मैं, गामा डिके में ए भी सेम रहता है, जेड भी आपका सेम रहता है, ठीक है। चलिए, अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या कहता है, n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। n बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर n, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ क्या है, t हाफ बराबर ln 2 बाई लैम्डा। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई। बोल रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450, तो बचे कितने, देखो 600 थे, है ना, 600 थे, 450 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, 450 तो डिसइंटीग्रेट हो गए, तो बचे कितने बेटा, 150, तो 150 बच गए, है ना। तो 600 से 150 बचने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो n बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर n होता है, n यानी कि बचे हुए कितने हैं, तो 150 बराबर एन नॉट यानी कि टोटल कितने थे, तो 600 थे, अपॉन 2 की पावर n, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 1/4 बराबर 1/2 की पावर n, सही है ना बेटा। 600 नीचे जाएगा तो 150 अपॉन 600 विल बी 1/4 बराबर 2 की पावर n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, यानी कि 2 हाफ लाइफ चाहिए। n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखो 2 के बराबर 2 स्क्वायर, है ना, 2 की पावर n बराबर 2 स्क्वायर। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, यानी कि 2 हाफ लाइफ चाहिए। 2 हाफ लाइफ मतलब 20 मिनट, एक हाफ लाइफ का 10 मिनट है, एक हाफ लाइफ का 10 मिनट है, तो 2 हाफ लाइफ का 20 मिनट हो जाएगा। तो 20 मिनट टाइम चाहिए, ठीक है, 20 मिनट आपको टाइम चाहिए, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर है। कितने टॉपिक्स हो गए अपने, 33 टॉपिक्स हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसको करते हैं। ओके, तो बच्चों ये टॉपिक है अपना ओपन ऑर्गन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसको पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम लोग कि जब स्ट्रिंग होती है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स तो क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड है, मान लो ऐसे फिक्स्ड है, तो पहला मोड अपना ऐसा बनता है, दूसरे मोड में देखो 2 लूप्स बन जाते हैं, तीसरे मोड में देखो 3 लूप्स बन जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें बेटा, तो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है आपकी v/2l, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों 2v/2l, तीसरी फ्रीक्वेंसी होती है 3v/2l। तो nv/2l इज द डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है। n की वैल्यू 1 रख दो तो पहला मोड आ जाएगा, 2 रख दो दूसरा मोड आ जाएगा, 3 रख दो तीसरा मोड आ जाएगा। ऐसे सारे मोड्स आपको लगातार सारे हार्मोनिक्स मिलते जाते हैं। अब ये हार्मोनिक क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरी वाली को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, जो नंबर पहली फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो जैसे कि देखो आप v/2l के साथ क्या मल्टीप्लाइड है सेकंड वाले में, 2v/2l यानी 2 मल्टीप्लाइड है ना, तो ये सेकंड हार्मोनिक बन गया। उसके बाद देखो 3 मल्टीप्लाइड है v/2l के साथ, पहली हार्मोनिक के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो ये थर्ड हार्मोनिक बन गया। तो ऐसे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक्स लाइन से आपको मिलते चले जाते हैं। वहीं पे बात की जाए ओवरटोन की, तो ओवरटोन होता है कि इससे कितने ज्यादा लूप्स हैं, एक्स्ट्रा लूप्स कितने हैं। तो देखो यहां पे एक लूप था बस, यहां पे एक लूप एक्स्ट्रा आ गया तो ये फर्स्ट ओवरटोन है। यहां पे देखो 2 लूप्स एक्स्ट्रा आ गए तो ये सेकंड ओवरटोन है। तो ओवरटोन बताता है कि कितने लूप एक्स्ट्रा हैं, जितने लूप एक्स्ट्रा होंगे उतना ओवरटोन बनता जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला। अब है स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, एक एंड से देखो ये खुला पड़ा है, ठीक है ना, वन एंड से ये खुला पड़ा है। तो इसमें पहला हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होता है बेटा v/4l, पहले मोड का फ्रीक्वेंसी होता है v/4l। फिर देखो एक लूप एक्स्ट्रा आ गया, मतलब फर्स्ट ओवरटोन हो गया, है ना। इसमें आता है 3v/4l, मतलब सीधा थर्ड हार्मोनिक, देख रहे हैं आप,
यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आता है, सेकेंड हार्मोनिक मिसिंग है। 3 के बाद आप देखोगे तो सीधा 5 आ जाएगा, 5V/4L आ जाएगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ के बाद सेवेंथ हार्मोनिक। तो यहाँ पे ऑड में चलता है, 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड हार्मोनिक्स ही चलते जाते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। बाकी ओवरटोन वगैरह आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये वाला आपका पहला हार्मोनिक हो गया, ये आपका जो है फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, ये आपका सेकंड ओवरटोन हो जाएगा, और हार्मोनिक में तो फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ हार्मोनिक है। तो ये है स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। अब बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला सेम टू सेम स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड के जैसा होगा, यानी कि पहला V/4L, दूसरा 3V/4L, तीसरा 5V/4L। तो आप हमेशा याद रखो स्ट्रिंग कौन सा वाला, फ्री एट वन एंड। स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड का जो फॉर्मूला है वही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का भी फॉर्मूला है, वही अपना V/4L, 3V/4L, 5V/4L, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन तो बस लूप एक्स्ट्रा आ रहा है, उसकी वजह से उसको हम ओवरटोन बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके जैसा बनेगा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यानी कि जो आपने पढ़ा था ना V/2L, फिर 2V/2L, फिर 3V/2L, वो वाला यहां पे आ जाता है। तो देखो कितना आसान करके बता दिया मैंने आपको, यानी कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका जो फॉर्मूला है वही अपना ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला है। और स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड का जो फॉर्मूला है V/4L वाला, वो फॉर्मूला है बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ठीक है। तो दोनों मिला जुला के आप पढ़ें और आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप बताना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने से आखिर इसका क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब कैसे इंक्रीज होगी देखते हैं, आइए, ठीक है। ऑर्गन पाइप, तो ऑर्गन पाइप में बेटा आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V/2L, है ना, V/2L, ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से V में क्या फर्क पड़ेगा। लेंथ तो सेम रहेगा, V में क्या फर्क पड़ेगा, तो V यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हो गया। ऑर्गन पाइप में स्पीड ऑफ साउंड लेंगे आप, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है बेटा √γ/RT/m। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, γ/RT/m। अगर T बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, और V बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीजेस, ठीक है। T बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, और स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ COP मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज N, देन द नेक्स्ट 3 ओवरटोन्स विल हैव द रेशियो। कैसे चलता है बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, है ना, 7V/4L। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3:5:7, है ना। V/4L के बाद 3V/4L, 3V/4L के बाद 5V/4L, फिर 7V/4L। तो बस याद रखना है कि कौन से वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा, आपका काम डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो 3:5:7 इज द आंसर। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लेंथ L, मास M फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों साइड से फिक्स्ड हो गया, ठीक है, दोनों साइड से फिक्स्ड हो गया, टेंशन T है, देन इट कैन वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो, तो पहला मोड जो इसका होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी बराबर V/2L, होता है ना बेटा, V/2L, बिल्कुल सर। अब स्ट्रिंग वेव में वेलोसिटी इज गिवन बाय √T/μ। म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ। म्यू क्या है बेटा, मास अपॉन लेंथ। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी बराबर मतलब V को लिख लो √T/μ, 1/2L अलग लिख लो, अंदर लिख लो √T/μ। म्यू को क्या लिख सकते हैं, M/L, M/L, है ना। तो L चला जाएगा ऊपर, M रह जाएगा नीचे। अब देखो क्या कर सकते हो आप, पता है 1/2 को बाहर छोड़ दो, L को अंदर ले जाओगे तो वह L² बनेगा, है ना। तो ये बनेगा TL/mL²। अब यहां से L जो है कैंसिल, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2 √T/mL।
ये है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए, 1/2 अंडर रूट टी बाई एम एल, टी अपॉन एम एल। ठीक है, तो छोटा सा मैथमेटिक्स लगाना था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना था एंड यू आर डन एंड डस्टेड। ठीक है बेटा। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बेटा 2 बार ट्यूब का लेंथ चेंज करते हैं। पहला ऐसा बनता है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन L1। दूसरे में जो है लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं लेंथ L2। ठीक है, L2 माइनस L1 बराबर होता है लैम्डा बाई 2, यानी कि वेवलेंथ बराबर होता है 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला है बेटा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। वेवलेंथ बराबर 2 टाइम्स L2 माइनस L1, वेवलेंथ बराबर 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन बनता है। इन अ रेजोनेंस ट्यूब द फर्स्ट रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फोर्क अकर्स एट 16 सेंटीमीटर, तो ये L1 हो गया। सेकेंड एट 49 सेंटीमीटर, तो बेटा ये L2 हो गया, है ना, दिस इज L2। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बताइए। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, लैम्डा बराबर 2L2 माइनस L1, है ना, तो लैम्डा निकल जाएगा 2L2 माइनस L1। L2 हो गया 49.49 कर लो, माइनस L1 0.16, यहां से निकल जाएगा आपका लैम्डा। अब स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड बराबर f लैम्डा होता है, तो f बराबर स्पीड ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड 330 है और लैम्डा है आपका 2.49 माइनस 0.16। इसको बस सॉल्व करना है बेटा एंड यू विल गेट योर आंसर। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। मेरे ख्याल से इसका आंसर 500 आता है ना, तो यस 500 आ जाएगा। 330 अपॉन 2 टाइम्स दिस, है ना, तो ये आपको 500 एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल कैलकुलेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का, लैम्डा बराबर 2L2 माइनस L1, लैम्डा बराबर 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ठीक है, लैम्डा निकाल लेना है और यहां पे रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर्स इफेक्ट में सबसे पहले तो आप समझेंगे लैम्डा एपेरेंट, यानी कि जब ऑब्जर्वर या सोर्स ऐसे मूव करते हैं तो एपेरेंट वेवलेंथ कितना सुनाई देता है ना। तो देखो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लैम्डा इंक्रीजेस, अगर सोर्स जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है ना, तो लैम्डा इंक्रीज होता है। सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर लैम्डा डिक्रीजेस। ठीक है, इसको मैं आपको एक एनिमेशन से समझाता हूं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस 2 सेकंड दीजिए आप मेरे को, बस 2 सेकंड दीजिए आप मुझे, है ना। एनिमेशन से आपको मस्त समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। देखो बेटा, ये डॉपलर्स इफेक्ट का एनिमेशन है। ठीक है, मान लो सोर्स की वेलोसिटी मैं 0 कर देता हूं, 0 वेलोसिटी है मान लो सोर्स की, है ना। अब यहां से मैं सोर्स से स्टार्ट करता हूं वेव, ये देखो ऐसे जा रहा है। 2 सर्कल के बीच का जो गैप है वो लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ, है ना। 2 सर्कल के बीच का गैप जो है वो लैम्डा कहला रहा है। तो अगर ये लैम्डा है तो वही लैम्डा ऑब्जर्वर को सुनाई देगा क्या बेटा, बिल्कुल सेम गैप सुनाई देगा, है ना, सेम गैप सुनाई देगा। बिल्कुल सही है सर, सेम गैप सुनाई देगा। अब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चलने लग जाए ऐसे, तो देखो लैम्डा कम हो गया, देख रहे हो, लैम्डा जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है वो कम हो गया। देखो ये गैप जो है वो कम हो गया बेटा, गैप जो है वो कम हो गया, तो ऑब्जर्वर को लैम्डा कम सुनाई देगा। तो यही चीज वहां पे लिखी थी कि व्हेन सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर लैम्डा डिक्रीजेस, लैम्डा जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लैम्डा इंक्रीजेस, अवे जाएगा तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, अगर अवे जाएगा तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। अवे भी मैं आपको भेज के दिखाता हूं, देखो
ये लैम्डा इंक्रीज हो गया, देखो गैप बढ़ गया, है ना, ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया नॉर्मल से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी को। सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लैम्डा इंक्रीजेस, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर लैम्डा डिक्रीजेस, ठीक है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। फॉर्मूला ये रहा बेटा, फॉर्मूला ये रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ऑब्जर्वर के मूवमेंट से लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वर्स मूवमेंट डज नॉट अफेक्ट लैम्डा। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पे है ना, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पे है, तो लैम्डा चेंज नहीं होता है बेटा। लैम्डा एपरेंट डज नॉट चेंज। ऑब्जर्वर कितना भी मूव कर ले वो लैम्डा को बदल नहीं पाएगा। देखो सोर्स को रेस्ट पे डाल देते हैं और ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं, लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऑब्जर्वर कितना भी मूव कर ले, ऑब्जर्वर कुछ भी कर ले, किधर भी मूव कर ले, किधर भी चला जाए, लैम्डा जो है बेटा सेम रहेगा। तो ऑब्जर्वर का मूव करना लैम्डा को अफेक्ट नहीं करता है, यह बात याद रखिएगा। ऑब्जर्वर्स मूवमेंट डज नॉट अफेक्ट लैम्डा। ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा इफेक्ट नहीं होता है। एक बार PYQ आया था ये वाला, एन ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, यानी कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स स्टेशनरी है, बताओ तो लैम्डा पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा चेंज नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन था जहां पे लैम्डा चेंज नहीं हो रहा था, ऑप्शन बी। देख रहे हैं आप, एक ही ऑप्शन था। यहां पे 1.2 लैम्डा हो गया, यहां पे 0.8 लैम्डा हो गया, यहां पे 1.2 लैम्डा हो गया। एक ही ऑप्शन था जहां पे लैम्डा सेम था और वही था करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे अगर आपको यह पता है कि ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जर्वर का मूवमेंट कैसा भी हो, कितना भी हो, लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा विल नॉट चेंज। लेकिन हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। ऑब्जर्वर के मूव करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स, है ना, v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स। अब यहां पे अगर इस फॉर्मूले को लगाया जाए इस क्वेश्चन में, तो देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स साउंड विथ स्पीड 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। तो अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जा रहा है v/5 रफ्तार से सोर्स की तरफ, है ना। लैम्डा में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लैम्डा में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा चेंज नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जरूर चेंज हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर f इंटू v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, है ना। अब देखो सोर्स की वेलोसिटी 0 है, सोर्स की वेलोसिटी 0 है। ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, पास जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पास जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। लैम्डा कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यहां तो लैम्डा भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, राइट, तो लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। पास जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जाने में फ्रीक्वेंसी कम होती है बेटा। तो पास जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, यहां पे लिखना पड़ेगा v प्लस वी ऑब्जर्वर और नीचे खाली v, है ना। ऊपर लिखना पड़ेगा v प्लस वी ऑब्जर्वर और नीचे लिखना पड़ेगा ओनली v, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, f ले लेते हैं इसको। v कितना गिवन है, वो तो v ही है। v ऑब्जर्वर कितना गिवन है, तो v/5 गिवन है, अपॉन v हो गया। इन दोनों को जोड़ दो आप, है ना, तो v प्लस v/5 हो जाएगा 6/5v। तो आंसर आएगा f इंटू 6/5 और 6/5 कैन बी रिटन एज बेटा 1.2f, 1.2f। तो योर आंसर इज 1.2f एंड लैम्डा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 1.2f हो जाएगा एंड लैम्डा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों हमने कितने टॉपिक्स कर लिए अभी तक, 36 टॉपिक्स कर लिए हमने, है ना। तो इस सेशन को मैं यहां पे रोक रहा हूं, ठीक है। पहले में हमने 18 किए थे, दूसरे में हमने 18 कर लिए हैं। अब जो बाकी के टॉपिक्स होंगे ना बेटा,
वो मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड होंगे, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड होंगे, तो वो मैं आपको बहुत जल्दी करवाऊंगा, है ना। या फिर और कुछ टॉपिक्स करवा दूं क्या, यहीं पे कुछ और टॉपिक्स करवा दूं आपको मैं यहीं पे? चलो कुछ और टॉपिक्स करवा देता हूं, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग है 37वां टॉपिक, 37 टॉपिक। देखते हैं और कुछ टॉपिक्स कर लेते हैं, है ना। मैकेनिक्स का अलग से सेशन रखेंगे, अभी कुछ और टॉपिक्स कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, k इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इज द फॉर्मूला। एक चीज याद रखना, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल हो, चाहे स्प्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आपकी स्प्रिंग किसी इंक्लाइंड प्लेन पे क्यों ना हो, सभी केसेस में सेम टाइम पीरियड आता है, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आता है सभी केसेस में, ठीक है। सभी केसेस में सेम टू सेम टाइम पीरियड आता है, ठीक है बेटा। यस, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यह हो जाता है k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2। पैरेलल में अगर है तो सीधा सीधा दोनों को जोड़ दो, और अगर सीरीज में है तो 1/k1 1/k2 कर दो, ठीक है। तो इससे आपका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इससे आपका जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है बेटा लेंथ के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, 1/L के प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। पेंडुलम का टाइम पीरियड, 39 नंबर टॉपिक, पेंडुलम का टाइम पीरियड। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बेटा t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है। अब ये तब है जब पेंडुलम किसी इनर्शियल फ्रेम पे रखा हो, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे। फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो फ्रेम जो है पेंडुलम वाला ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेटा यहां पे जी इफेक्टिव में जी प्लस ए आ जाता है, क्योंकि सूडो फोर्स नीचे लगेगा, है ना, तो नीचे आ जाता है जी प्लस ए। मान लो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे, तो ऊपर सूडो फोर्स आ जाएगा तो जी माइनस ए, है ना, सूडो फोर्स विल बी ऊपर तो जी माइनस ए, ठीक है। और इस केस में आप देखोगे अगर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो पीछे आ जाएगा सूडो फोर्स, यानी कि एम ए पीछे और एम जी नीचे, तो दोनों का जो जी इफेक्टिव है ना वो आता है रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री में है ना। तो 90 डिग्री का रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसको आप यहाँ पे जी इफेक्टिव के जगह पे रखेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा। तो ये सूडो फोर्स वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, है ना। तो याद रखिएगा, ऊपर एक्सेलरेशन तो नीचे सूडो फोर्स जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेशन तो सूडो फोर्स ऊपर हो जाएगा, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हो गए हमारे, अच्छा ये क्वेश्चन कर लो। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी ट्रॉली इज T1 इफ द ट्रॉली इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। देखो ये ट्रिक क्वेश्चन है, कांस्टेंट स्पीड बेटा, कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0। अब जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन होता तो टाइम पीरियड चेंज होता ना, एक्सेलरेशन तो 0 है तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, T1 बराबर T2, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड इज द ट्रिक हियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने 40 टॉपिक्स कर लिए हैं। बाकी के 10 टॉपिक्स बेटा मैं बहुत सोच समझ के डिजाइन करूंगा, ठीक है। 10 टॉपिक्स आपके अभी बाकी हैं। 10 टॉपिक्स मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाले लेना चाहता हूं, ठीक है। तो वो डिजाइन करके मैं आपके सामने आऊंगा बहुत जल्दी, और वो 10 टॉपिक्स मैं आपको विद थ्योरी करवाऊंगा। उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वगैरह मेरे को इंक्लूड करना है। फिलहाल जो मेरे पास 50 टॉपिक्स हैं उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नहीं था, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-3 क्वेश्चन तक देखे गए हैं एक साल में, है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मेरे को इंक्लूड करना है। मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स मेरे को इंक्लूड करने हैं, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो आप। 10 टॉपिक्स लास्ट के जो बचे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। थोड़ा सा उस पर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर मेहनत कर रहा हूं मैं, और उसके बाद फिर आपको वो 10 टॉपिक्स करवाऊंगा। तो 40 टॉपिक्स अपने यहाँ पे फिनिश हुए बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।